देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। तैयार हो जाइए बाजार में जबरदस्त एक्शन के लिए, क्योंकि शुक्रवार की शानदार तेजी के बाद अब रिजल्ट सीजन की हो चुकी है समाप्ति। बचे हुए रिजल्ट पर आज होगा बाजार का रिएक्शन और साथ ही कल की ट्रेड पॉलिसी पर होगी नजर। और इस बीच ग्लोबल मार्केट से मिला जुला कारोबार और FIs की तरफ से दमदार खरीदारी के आंकड़े फिर से आते हुए। तो ऐसे में क्या हो आपकी रणनीति और क्या करें आप पॉलिसी से ठीक पहले, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह और मैं हर्षिता सावंत। जून सीरीज की शुरुआत एक बेहद अच्छे माहौल के साथ होती हुई दिखाई दी है। याद रखिए फ्राइडे के सत्र में हमने जमकर खरीदारी का मूड देखा। 8433 पर निफ्टी लौटा और यहां पर 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिली। चौतरफा खरीदारी का मूड था, बैंकिंग काउंटर्स ने पार्टिसिपेट किया। दूसरी तरफ आप देखिए ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन था, यानी कि छोटे मझौले काउंटर्स में भी खरीदारी बढ़ती हुई दिखाई दी है। अनिल, जून में अब उम्मीद है कि थोड़ा सा और मार्केट सपोर्ट और स्ट्रेंथ दिखाएगा। ये शायद कल पता चले RBI गवर्नर किस तरह के एक्शन कल बाजार के लिए दिखाते हैं और उससे शायद जून सीरीज का टोन बनता हुआ दिखा। लेकिन शुक्रवार का सेशन इस लिहाज से काफी अहम था हर्षिता कि भारी भरकम वॉल्यूम के साथ बाजार में तेजी बनती हुई दिखी। कैश मार्केट में आप देखिए 48,000 करोड़ के आसपास का कारोबार 2009 के बाद का हाईएस्ट एवर कारोबार कैश मार्केट में होता हुआ दिखा। भारी भरकम डिलीवरी उठती हुई नजर आई। आप कह सकते हैं कि काफी कुछ MSCI की रीबैलेंसिंग जो हुआ उसका कंट्रीब्यूशन था उस डिलीवरी बेस्ड खरीदारी या बिकवाली में, लेकिन उसके बावजूद डेटा बता रहे कि काफी जबरदस्त एक्शन बाजार में लौटता हुआ दिख रहा है। सीरीज की शुरुआत शुक्रवार को जो हमने की थी वो बेहद कम और हल्के ओपन इंटरेस्ट पर की थी और शुक्रवार सुबह हम यही बात कर रहे थे कि जून सीरीज के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव बाजार के लिए जो बनता हुआ दिखा वो ये कि आपने सीरीज बहुत हल्की नोट पर शुरू की है। और आप देखिए पहले ही दिन शुक्रवार को 11 करोड़ शेयर स्टॉक फ्यूचर्स में नए ऐड होते हुए दिखे। तो स्टॉक्स के लिहाज से अब नहीं कह सकते कि सीरीज अब भी उतनी हल्की है, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल जो संकेत तेजी के आते हुए दिखे उसमें काफी कुछ कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम्स का, डिलीवरी बेस्ड खरीदारी का, FIs के फिर से लौटने का और ट्रेडर्स के पिछली सीरीज में अपनी तेजी की पोजीशंस को रोल ओवर नहीं करने का और ये कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन से हट जाने का काफी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा है। तो जाहिर सी बात है हम सीरीज बेहतर नोट पर शुरू करते हुए दिख रहे हैं। एक बड़ा कंफर्ट जो इस सीरीज के में आता हुआ दिख रहा है कि 3 महीनों तक लगातार खराब प्रदर्शन करने के बाद, नेगेटिव क्लोज देने के बाद हमने मई की सीरीज को उतार चढ़ाव के बीच एक पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए देखा है। तो कहीं कहीं ये कह सकते हैं कि करेक्शन में अब शायद थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है और अब इस सीरीज के लिए जो सबसे बड़ी इवेंट कल होने वाली है, अगर पॉलिसी में RBI गवर्नर एक बड़ा पॉजिटिव सरप्राइज दे तो बात बनेगी, क्योंकि 1/4% की कटौती बाजार मानकर चल रहा है, ऑलमोस्ट 100%। उससे ज्यादा मिले तो बाजार के लिए बहुत बेहतरीन होगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग ये होगा कि अगर 1/4% ही आती तो फिर बाजार क्या करेंगे, या बिल्कुल ना आए तो फिर काफी तेज गिरावट के संकेत है। देखना होगा कि RBI गवर्नर क्या डिलीवर कर पाते हैं एक्सपेक्टेशंस पर या नहीं। लेकिन इस बीच इंटरनेशनल मार्केट का एक चेक ले ले, जहां पर हमने देखा अमेरिका में फिर से बिकवाली का दबाव हावी हुआ है। आज एशियन ट्रेड में चाइना पर सभी की नजरें थे क्योंकि उनका PMI डेटा आया। क्या एक्शन उस लिहाज से बनता हुआ दिखाई दिया? आशीष वर्मा हमारे साथ है। आशीष, बताइए क्या है स्थिति इंटरनेशनल मार्केट? कमजोर था ओवर द वीकेंड। जो क्यूज हमने पिकअप करें कमजोरी के हैं और ध्यान रखें सबका फोकस था ग्रीस पे। आपको याद होगा बीते हफ्ते हम हाईलाइट भी कर रहे थे कि ग्रीस के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के स्टेटमेंट आए थे। उन्होंने कहा था रविवार तक EU और IMF के साथ वो करार कर लेंगे, वो डील हो जाएगी। हालांकि जो दूसरा साइड ऑफ द स्टोरी थी, EU के ऑफिशियल की तरफ स्टेटमेंट्स आए थे कि ग्रीस में जो सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं गलत हैं और कोई भी डील के आसपास अभी हम नहीं पहुंचे। ऐसे ही हुआ, कोई डील के साइंस नहीं थे। कल पूरा रविवार निकल गया और उसी ने पूरी तरह से सेंटिमेंट्स पे प्ले अप करा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए और नर्वसनेस इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि 5 जून यानी कि इस हफ्ते फ्राइडे को पहला रीपेमेंट IMF को करना है ग्रीस को और इनफैक्ट ये पूरा जो बेल आउट की डेडलाइन है 30 जून को एक्सपायर हो जाएगी। तो जैसे जो डेट्स पास आ रही हैं और करार की कोई खबर नहीं आ रही तो नर्वसनेस बढ़ रही है। अमेरिकन मार्केट में हमने देखा था आधे से 2/3% के आसपास की कमजोरी थी। एक तो ग्रीस प्ले आउट करता हुआ नजर आ रहा था, उसने सेंटिमेंट्स खराब करे। दूसरी दिक्कत की बात, जो आर्थिक आंकड़े आ रहे थे अमेरिका में वो कमजोर थे। शिकागो का PMI, कंज्यूमर सेंटिमेंट या फिर जो Q1 का GDP रिवीजन हुआ, ये सब कमजोरी की तरफ इंडिकेशंस दे रहे थे, तो वो प्ले आउट हुआ। और तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कई बार पिछली बार भी हम हाईलाइट कर चुके हैं, ड्राउट ट्रांसपोर्ट यानी कि जो वो वर्टिकल इंडेक्स है लगातार कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा है और वहां से पूरी तरह से मूड बिगड़ रहा है। यूरोप में ऑब्वियसली प्रेशर था क्योंकि ग्रीस की जो खबरें थी वो ओवरवे कर रही थी, क्योंकि सब लोग
असमंजसता की स्थिति थी कि रविवार को डील होगी नहीं होगी, और फ्राइडे को हमने देखा था 2% से ज्यादा की कमजोरी के साथ दिन के लोस में जाके यूरोपियन मार्केट्स क्लोज हुए थे। एशिया की तरफ मूव करिए, और आपने जैसे हाईलाइट करा चाइना फोकस में था, चाइना के ऑफिशियल पीएमआई आंकड़े आने वाले थे, उसमें एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज हमने वीक ग्लोबल क्यूज पिकअप करे थे, लेकिन चाइना का मूड अब बदलता हुआ और अच्छी खासी तेजी ऑफिशियल पीएमआई आंकड़े के बाद है, क्योंकि 50.2 पे वो रीडिंग आई है, जो दिखा रहा है कि वो इकोनॉमी एक्चुअली एक्सपैंड कर रही है। अदरवाइज सबड्यूड सेंटिमेंट्स के साथ कामकाज हो रहा है, और एसडीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद 1/3% के आसपास की कमजोरी के साथ हम इस हफ्ते की शुरुआत करेंगे। शुक्रिया आशीष हेड्सअप के लिए। लेकिन कुछ और डेटा पॉइंट्स पर अगर आप गौर करें जिस पर आज बाजार का रिएक्शन स्ट्रांग होगा, वो है एफआईआई और एफएनओ बाजार में जो हरकत की है, चाहे वो कैश मार्केट हो या फिर वायदे बाजार में। ऑफकोर्स कैश में हमने देखा है ये आंकड़ा बड़ा है, बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई फ्राइडे के सत्र में, लेकिन सेंटिमेंट काफी स्ट्रांग। अनिल देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी काफी बड़ी पैमाने पर खरीदारी की है, और वायदे में काफी स्ट्रांग आंकड़े आए हैं एफआईआई के। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि आंकड़े काफी बड़े दिख रहे हैं, 4-4 डिजिट में, और वो भी दमदार आंकड़े नजर आ रहे हैं। और खास बात यह कि हर्षदा, एफआईआई की तरफ से देखिए, जितनी पिछले शायद 10 दिनों में 8 दिनों में बिकवाली नहीं की, उतनी एक खरीदारी का आंकड़ा आपको एक ही सेशन में आता हुआ दिखा है, लगभग 2300 करोड़ के आसपास का। अब इसमें काफी कुछ एमएससीआई रीबैलेंसिंग की वजह से ये दमदार खरीदारी दिख रही है, जिसमें लगभग 6000 करोड़ के आसपास के ब्लॉक्स बदलते हुए दिखे जो एमएससीआई में बदलाव हुए हैं। लेकिन अगर आप डील्स को डिटेल में जाकर देखें तो एक बात साफ तौर पर दिखेगी, और वो ये कि बिकवाली करने वाले भी जो सेलर्स हैं वो भी एफआईज हैं। तो फिर इन आंकड़ों को इस तरह से पढ़ना ठीक होगा कि वाकई में एफआईज की तरफ से एक अच्छी खरीदारी का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। चाहे आप एडजस्टमेंट करके भी देख लें, तब भी एफआईज अच्छी खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। हाँ, डोमेस्टिक फंड्स ने जरूर सामने सप्लाई की है, काफी दिनों बाद उनकी तरफ से भी दमदार बिकवाली का आंकड़ा आया, तो कहीं कहीं एफआईज की खरीदारी को वो मैच करते हुए दिख रहे हैं। 2300 करोड़ के 2250 करोड़ के आसपास की बिकवाली डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से होती हुई दिख रही है। लेकिन वायदा कारोबार के आंकड़े बेहद इंटरेस्टिंग है और बेहद इंपॉर्टेंट भी, और वो इस लिहाज से कि 3825 करोड़ के आप इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी होते हुए देख रहे हैं। अगर आप इन्हें अलग अलग हटाकर देखें तो ऐसे में साफ तौर पर आपको ये नजर आएगा कि एफआईज की तरफ से निफ्टी में काफी लंबे समय बाद एक बड़ी और दमदार खरीदारी होती हुई दिखी, क्योंकि अब तक एफआईज कर ये रहे थे कि जब भी उन्हें खरीदारी करने का मूड होता था तो वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी खरीद रहे थे, और यही वजह कि आपने देखा पिछली 2 सीरीज से बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करता हुआ दिख रहा है। लेकिन पहली बार शुक्रवार के सेशन में एफआईज ने बैंक निफ्टी तो खरीदा ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजिशन उनकी पॉलिसी से ठीक पहले बनी ही है, लेकिन उसके अलावा निफ्टी में भी अब खरीदारी लौटती हुई दिख रही है, और ये बाजार की सेहत के लिए एक अच्छा संकेत है कि इतनी बड़ी इवेंट जिसको लेकर हम घबरा रहे हैं कि अगर सिर्फ 1/4% की तेजी हुई तो क्या बाजार होल्ड कर पाएगा, या फिर अगर नहीं हुई तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले एफआईज का ये कॉन्फिडेंस लौटना और इतनी दमदार खरीदारी करना वाकई में एक अच्छा संकेत है। स्टॉक फ्यूचर्स में जरूर बिकवाली हुई है 1250 करोड़ की, और जनरली आप कैश मार्केट की खरीदारी के सामने स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़ी बहुत हेजिंग या फिर थोड़ी बहुत बिकवाली देखते हैं, वैसा ही होता हुआ दिखा है। ऑप्शंस में भी दमदार खरीदारी का आंकड़ा है 2700 करोड़ का। तो एफआईज अब बजाय सीधे इंडेक्स फ्यूचर्स बेचने के इंडेक्स फ्यूचर खरीदने, एक ये बड़ा बदलाव है, और दूसरा ये कि हेजिंग के लिहाज से थोड़ी बहुत लोअर लेवल पर पुट ऑप्शंस में खरीदारी हो रही, ताकि अगर पॉलिसी के बाद किसी तरह का बड़ा मूव आता हुआ दिखे। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि हायर लेवल्स के कॉल्स भी खरीदे जा रहे हैं, तो बाजार बेहद इंटरेस्टिंग हो चुका है इन आंकड़ों के दम पर, और इतनी बड़ी इवेंट के पहले सीरीज की शुरुआत में इस तरह की दमदार खरीदारी वाकई में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। जी हाँ, एक अच्छी शुरुआत होती हुई, लेकिन वायदे बाजार में अनिल कंस्टिंग ये आंकड़े बहुत स्ट्रांग है, जैसे आपने अभी मेंशन किया। अब संकेत क्या है, जून सीरीज में कितने हायर ग्राउंड की तैयारी है, या फिर हम थोड़ा सा सबड्यूट शुरू करेंगे 8500 और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सही है, 8500 पहला हमारा टारगेट होगा, और जो हमने तेजी देखी पिछली सीरीज में 8490 पर जाकर हमने हाई बनाया, और उसके बाद फिर से बाजार नीचे की तरफ आते हुए नजर आए। तो अब 8500 को पार करने के बाद तेजी का मूड और बेहतर होता हुआ दिखेगा, और वो शायद तभी होगा जब आरबीआई गवर्नर बाजार को खुश करे। और अगर फर्ज करें, जो बहुत कम लोग मान रहे हैं, अगर वैसा हो जाए कि 0.5% का आपको फ्रंट लोड कट मिले, तो फिर ऐसे में बाजार के लिए 8500 के पार निकलकर सीधा 8800 का लक्ष्य बनता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात तब ये होगी हर्षदा कि जो बाजार में ज्यादातर लोग मंदी के बारे में सोचें या ये सोचें कि 8500 पर बाजार टॉप आउट हो जाएगा, वो साइड में बैठे हुए ट्रेडर्स, बड़े इन्वेस्टर, वो भी पॉजिटिव होकर बाजार में उतरने की कोशिश करेंगे। तो असली एक्शन 0.5% के कट और 8500 के बाद नजर आएगा।
वो क्या होगा कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले अगर वायदा कारोबार के आंकड़े आप देखें तो कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी। पहले पॉजिटिव आंकड़ों की बात करें, पुट कॉल रेशियो 0.95 पर है। शुक्रवार के इतने बड़े एक्शन के बावजूद पुट कॉल रेशियो में कोई खास बढ़त नहीं हुई। ये एक अच्छा संकेत है कि बाजार अब भी मंदी की तरफ टिल्टेड नहीं है, तेजी की तरफ टिल्टेड नहीं है, तेजी ज्यादा नहीं हुई है, तो ऐसे में अब भी अपसाइड की गुंजाइश बचती है। निफ्टी फ्यूचर्स में 29 लाख शेयर सीरीज के पहले ही दिन जुड़ते हुए नजर आए। भारी भरकम एडिशन तेजी की तरफ होता हुआ दिखा, ये एक अच्छा संकेत है। प्रीमियम को देखिए, जो हम प्रीमियम 1 पॉइंट के डिस्काउंट पर हमने सीरीज की शुरुआत की थी, एक ही दिन में प्रीमियम 25 पॉइंट की हुई है। तो काफी कुछ आप ये कह सकते हैं कि पहले दिन शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिला है और शॉर्ट कवरिंग करने वाले ट्रेडर्स ने इस प्रीमियम को बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। अब नेगेटिव फैक्टर्स में आइए, बैंक निफ्टी इतनी 1.5% की तेजी होने के बावजूद बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मुश्किल से 5-6 हजार शेयर जुड़े। इसका मतलब साफ है कि हायर लेवल्स पर ट्रेडर्स की तरफ से बैंक निफ्टी में अपनी लॉन्ग पोजीशंस को कम किया जा रहा है या फिर शॉर्ट पोजीशन भी कवर होती हुई दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में उतनी पोजीशंस नहीं बनी जो आप निफ्टी फ्यूचर्स की तरह देखना चाहते थे। काफी कुछ कंट्रीब्यूशन तेजी का शॉर्ट कवरिंग की तरफ से आता हुआ दिखा है और प्रीमियम चूंकि 25 पॉइंट की बढ़ चुकी है, तो अब प्रीमियम के बढ़ने की गुंजाइश थोड़ी सी कम हो जाती है। अब इस लिहाज से वायदा कारोबार के आंकड़ों में अगर आज आप देखें तो आपके लिए अहम लेवल क्या है? सबसे अहम, सबसे बड़ा लेवल इस वक्त आज के लिए जो आता हुआ दिख रहा है सपोर्ट के तौर पर, आज या यूं कहें कि कल की पॉलिसी के पहले तक, वो 8,300 का है। और वो इसलिए कि 6 लाख शेयर पुट में नए वहां पर जुड़ते हुए दिखे, तो इस बात की संभावना कम है कि अब से लेकर पॉलिसी तक आप 8,300 के आसपास जाएंगे। हालांकि आप उससे 100-125 पॉइंट ऊपर है, तो उससे पहले शायद 8350, 8300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करे। तो वायदा कारोबार में आंकड़े साफ तौर पर मिले जुले हैं, लेकिन पॉजिटिव साइड पर ज्यादा है क्योंकि एफआईएस के आंकड़े खरीदारी की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। रिस्क एक ही है, दिक्कत एक ही है कि काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग आप पहले ही दिन देख चुके हैं, तो अब पॉलिसी के ठीक पहले कितनी शॉर्ट कवरिंग आएगी वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए यहाँ पर लेकिन रोजाना की तरह पहला सौदा में आज हमारे साथ होंगे देश के जाने माने दिग्गज, जो आपको बताएंगे यहाँ से आगे कैसे कमाई करें और कहाँ पर खरीदारी के मौके हैं, कितना आकर्षक है बाजार का वैल्यूएशन, इस सब को समझने की कोशिश करेंगे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के सीईओ राहुल अरोड़ा के साथ 9:25 पर। इसके अलावा 9:35 पर हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ेंगे आईडीसी फाइनेंशियल इनसाइट्स के एमडी साइरस तालूवाला। उनसे जानेंगे कि अब खरीदारी के लिहाज से एफआईआईज कितने बुलिश होंगे, ऑफ कोर्स पॉलिसी से पहले क्या उनका रुझान रहेगा। लेकिन आप सीएनबीसी आवाज पर ही सुनेंगे राकेश झुनझुनवाला द बिग बुल का क्या है नजरिया बाजारों पर, क्या वो बुलिश हैं या फिर अब उनको लग रहा है कि हम कुछ कंसोलिडेशन मोड में हैं, वो आपको दिखेगा अगले 10 मिनट के बाद सीएनबीसी आवाज पर। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आज की शुरुआत कैसी रहेगी। इंटरनेशनल क्यूज थोड़े से नर्म है, बड़े इवेंट्स पर हमारी नजरें होंगी। अनिल, क्या शुरुआती ट्रेड में हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और अगर गिरावट आती है फिर एक खरीदारी का अच्छा मौका मिलेगा? शुरुआत में तो कमजोरी हो सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और जो आप अभी बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की बात भी कर रहे थे, बजट के बाद से ही शायद वो बहुत कम लोगों में से थे जो बाजार पर बेरिश थे बजट को देखने के बाद 9,000-9,200 की रेंज से, और अभी भी पूरी तरह से मूड शायद उनका बदला नहीं है। तो शायद एक डिप और आपको 8,000 के आसपास की देखने को मिले, ऐसा वो मानकर चलते हैं। अब इस मूड में शायद बदलाव तभी हो जब आरबीआई गवर्नर खुश करने की कोशिश करें एग्रेसिव रेट कट्स के साथ। लेकिन जहां तक आज के सेशन का सवाल है, लेवल्स का सवाल है, कुछ पॉजिटिव्स हैं कुछ नेगेटिव्स हैं। ग्लोबल मार्केट आपके लिए मिले जुले रुझान है। अमेरिका में भले ही कमजोरी, लेकिन एशियाई बाजार मजबूत है। लेकिन दिक्कत एशियाई बाजारों की है कि चाइना में 1.5% की फिर से जो तेजी बनती हुई दिख रही है, हम बहुत एंजॉय उसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें पता है कि चाइना की तेजी हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात नहीं है मीडियम से लॉन्ग टर्म में, क्योंकि एफआईएस के फ्लोज वहां पर शिफ्ट होते हुए दिखते हैं। तो हमारे लिए एक संकेत वहां से वो है। दूसरा ये कि जो वीकेंड पर नतीजे आए, नतीजे बेहद खराब रहे, खासतौर से दिग्गजों के। सन सिप्ला जैसी कंपनियों के नतीजों के बाद अगर ये स्टॉक्स 5 से 10% गिरते हुए दिखे तो आश्चर्य नहीं होगा। तो फार्मा स्टॉक्स ऐसे होंगे जो बाजार को आज काफी जबरदस्त धक्का देंगे। एलएनटी के नंबर्स खराब है, गाइडेंस ठीक है, तो एलएनटी के स्टॉक पे एक्शन देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या गैप डाउन ओपनिंग के बाद एलएनटी संभल पाता है। जीडीपी, इसके साथ ही आप देखिए एफआईएस की तरफ से जो एक्शन हुआ है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, जहां पर थोड़ी बहुत उन्होंने शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी कर दी है, तो वो एक थोड़ा सा आपको ये संकेत दे रहा है कि अब एग्रेसिव शॉर्ट शायद आपको इससे पहले कवर ना होता दिखे। लेकिन पॉजिटिव साइड में निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी में अच्छी दमदार खरीदारी होती हुई दिखी है, वो बाजार को लोअर लेवल पर सपोर्ट देती हुई दिखेगी। और हो सकता है बैंकिंग शेयर ही, जहां आपको फार्मा स्टॉक्स में कमजोरी दिखे, शायद बैंक शेयर आकर बाजार को संभाल सकते हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट शायद होता हुआ दिखे और इंडेक्स में उतनी कमजोरी ना दिखे जिसमें एक से दूसरे सेक्टर में आपको दिखे। जीडीपी के नंबर्स ठीक ठाक है, बुरे नहीं है।
बैंकिंग शेयर सपोर्ट दे सकते हैं। इन सबके बीच में आपको लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए। अब से लेकर पॉलिसी तक आपको एक्शन काफी देखने को मिल सकता है। लोअर साइड पर मुझे लगता है पहला सपोर्ट लेवल 8,350 के आसपास बनता हुआ दिखेगा, या यूं कहूं कि 8,350, 8,375, ये 25 पॉइंट की रेंज ऐसी है जहां पर बाजार सपोर्ट लेगा। इसे स्टॉप लॉस मानकर आप अगर एक गैप डाउन ओपनिंग हो तो शायद खरीदने का मौका देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग पोजिशनल सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो 8,300 के आसपास बनेगा। जब तक 8,300 न टूटे पॉलिसी के पहले या पॉलिसी के बाद, तब तक बहुत घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अपसाइड में 8450 से लेकर 8500 ये रेंज है 50 पॉइंट की, जिसे पार करना बाजार के लिए काफी मुश्किल होगा, खासतौर से पॉलिसी से पहले। तो जैसे जैसे आप 8500 के नजदीक पहुंचने की कोशिश करेंगे वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। तो इस रेंज को आपको ट्रेड करना है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा होगा और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी काफी होगा, क्योंकि वीकेंड पर जो रिजल्ट्स आए आज बड़े गैप अप गैप डाउन से ओपनिंग वो देते हुए दिखेंगे। तो उन पर फोकस करके आज की ट्रेडिंग रणनीति बनाई जाए। जी हाँ, उन रिजल्ट्स में आज क्या एक्शन रहेगा उस पर हमारी नजर रहेगी। साथ ही आपको बताएंगे वो कौन से टॉप 10 स्टॉक्स हैं जिस पर आप फोकस कर सकते हैं आज ट्रेड के दौरान। हमारी पूरी टीम होगी साथ और हम आपको बताएंगे दिन के टॉप 10 स्टॉक्स। ब्रेक के बाद और अब वक्त है टॉप 10 स्टॉक्स का। हर्षदा के साथ ही हमारे साथ जुड़ रही हैं सोनम, नियति और पूजा बताने के लिए वो शेयर जिनमें आज एक्शन जरूर रहेगा। शुरुआत सोनम आपके साथ। सन फार्मा के साथ शुरुआत करना चाहेंगे। कंपनी ने अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। ये पहला क्वार्टर है जहां पे रैनबैक्स और सन फार्मा ने मिलकर अपने तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। बेहद ही डिसअपॉइंटिंग है, खास करके मार्जिन फ्रंट पर दबाव बना है। ऑब्वियसली जो रैनबैक्स के साथ कंपनी ने करार किया उसके बाद काफी सारे ऐसे खर्च है जो कंपनी के नंबर्स पर आए हैं और इसी के कारण मार्जिन पर दबाव बना है। कंपनी ने 14.5% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 44% के मुकाबले। मुनाफा जो 4 डिजिट में हुआ करता था वो अब 3 डिजिट में आ चुका है। मतलब यहाँ पे 44% का फॉल आया है कंपनी के मुनाफे में, लेकिन आय का आंकड़ा मजबूत है। 52% का जंप दिखाई दे रहा है। कंपनी के R&D एक्सपेंसेस का भी हाई लेवल पर दिखाई दे रहे हैं 9.4% पे। तो इस पर मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी जरूरत होगी और साथ ही कंपनी के अन्य खर्चे हैं वो इसी तिमाही में हुए हैं या फिर आगे के तिमाही में भी होने वाले हैं। इस पर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत ही जरूरी होगी। अब L&T के नतीजों की बात करें तो कमजोर नतीजे देखने को मिले हैं। एग्जीक्यूशन में कमी के चलते यहाँ पर नतीजे काफी कमजोर थे। रेवेन्यू में भी यहाँ पर काफी ज्यादा कमी हुई है। कंसोलिडेटेड फ्रंट पर FY15 के लिए कंपनी ने अपना रेवेन्यू गाइडेंस भी मिस किया है। जहाँ पर 10 से 15% की गाइडेंस दी थी, वहाँ पर सिर्फ कंसोलिडेटेड लेवल पर सिर्फ 8% की बढ़त देखने को मिली है। लेकिन ऑर्डर इनफ्लोज काफी पॉजिटिव थे कंपनी के लिए। यहाँ पर करीब 40% की बढ़त देखने को मिली है और FY15 के लिए जो गाइडेंस दी थी उसको भी कंपनी ने मीट किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि जो सबसे ज्यादा नए ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को इस बार वो इंफ्रा और पावर से मिले हैं और इंफ्रा में भी कंपनी को रोड प्रोजेक्ट से इस बार काफी ज्यादा मदद देखने को मिली है। इस पर तमाम ब्रोकरेज हाउस की भी रिपोर्ट निकल कर आई है जिसमें जेफरीज ने होल्ड की रेटिंग बरकरार रखी है और इनका मानना है कि काफी डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर था लेकिन ऑर्डर बुक के फ्रंट पर काफी पॉजिटिव था ये क्वार्टर L&T के लिए। CLSA ने भी अपनी बाई की रेटिंग यहाँ बरकरार रखी है। इनका भी मानना है कि ऑर्डर बुक्स काफी स्ट्रांग है कंपनी के, आगे चलकर एक अच्छे क्वार्टर्स भी आगे चलकर यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बार्कलेज ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और इनका मानना है कि स्टैंडअलोन फ्री कैश आगे इसमें बढ़त देखने को मिल सकती है। तो बार्कलेज की तरफ से यहाँ ओवरवेट की रेटिंग बरकरार। दो और फार्मा काउंटर्स आपके रडार पे रहना चाहिए, सिप्ला और इप्का लैब। सिप्ला सबसे पहले यहाँ पे कमजोर तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। डेफिनेटली दूसरा फार्मा काउंटर्स के मुकाबले तो अच्छे हैं सिप्ला के नतीजे, जहाँ पे कंपनी के मुनाफे में सिर्फ 0.5% की गिरावट दिखाई दे रही है। मदर आय में 22% की बढ़ोतरी हुई है और मार्जिन 16.4% की डिलीवर किए हैं। यहाँ पर एक डिसअपॉइंटमेंट आया है क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन 20.6% मार्जिन की, इसके बदले कंपनी ने सिर्फ 16.4% के मार्जिन डिलीवर किए हैं। मुनाफे में जो मामूली गिरावट आई है वो फाइनेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी के कारण और अदर इनकम में गिरावट के कारण यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरे फार्मा काउंटर्स के मुकाबले सिप्ला के तिमाही नतीजे डेफिनेटली पॉजिटिव रहेंगे। इप्का लैब के काउंटर पर नजर रखिएगा। यहाँ पे कंपनी ने बेहद ही कमजोर तिमाही नतीजे घोषित किए हैं। यहाँ पे 3 साइट्स पे इंपोर्ट अलर्ट लगने के कारण नंबर्स पर पूरा का पूरा दबाव बना है। कंपनी के आय में 16% की गिरावट, मुनाफे में 94% का फॉल दिखाई दे रहा है। मार्जिन स्लैश हो चुके हैं। 5.4% के मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं पिछले साल के 24.3% के मुकाबले। तो इप्का लैब में आज जबरदस्त बिकवाली का माहौल बन सकता है। पावर ग्रिड होना चाहिए आपके दूसरे काउंटर एक और जिसमें नतीजे इन्होंने पेश किए थे। लार्जली इन लाइन नंबर्स प्रॉफिट के फ्रंट पे हमने देखे हैं। 20% के आसपास इनका मुनाफा जंप आउट किया है मगर रेवेन्यूज पर एक मार्जिनली मिस देखने को मिला। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। OPMs यहाँ पर 140 बेसिस पॉइंट का एक जंप दिखाया। यहाँ पे एबिटा ने भी 20% के आसपास का एक तेज उछाल दिखाया है।
एक और फार्मा काउंटर ग्लेनमार्क फार्मा ने भी कमजोर तिमाही नतीजे घोषित कर दिए हैं। यहाँ पे कंपनी के मुनाफे में भारी तौर पर मार पड़ी है और कंपनी के मार्जिन में भी भारी गिरावट दिखाई दे रही है। कंपनी के आय में सिर्फ 4% की बढ़ोतरी, मार्जिन 15.8% के डिलीवर किए हैं पिछले साल के 22.4% के मुकाबले। और साल दर साल अगर मुनाफे का आंकड़ा देखें तो यहाँ पे 75% का फॉल आया है और तिमाही दर तिमाही अगर इस नतीजे को देखें मुनाफे के आंकड़े में लगभग 91% का फॉल आया। तो बेहद ही कमजोर तिमाही नतीजे ग्लेनमार्क ने पोस्ट किए हैं। आरकॉम और आरकैप आपके राउंड पे होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने नतीजे पेश किए थे। आरकॉम की सबसे पहले बात करेंगे। मिक्स क्वार्टर इनकी तरफ से निकल के आया है। रेवेन्यू और मार्जिन बीट किए हैं एस्टिमेट्स को। प्रॉफिट्स ने मिस किया है क्योंकि एक हायर टैक्स का एक रेट था। यहाँ पे टैक्स एक्सपेंस था इनको 306 करोड़ रुपए का, जिसके चलते इनका पैट से 13% के आसपास जंप आता हुआ दिखा है। मगर एबिटा फ्रंट या फिर मार्जिन के फ्रंट पे एक तेज उछाल देखने को मिला है। 34.7% एबिटा मार्जिन आए। 1976 करोड़ के एबिटा का एक फिगर यहाँ पे निकल के आया है। तो मिक्स क्वार्टर आरकॉम की तरफ से, मगर रिलायंस कैपिटल ने अच्छा क्वार्टर यहाँ पे पेश किया है। की टेकअवेज यहाँ पे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेगमेंट जो कि आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं क्योंकि इसी सेगमेंट में इन्होंने तेजी दिखाई है। पैट एड किया था अदर इनकम और जो लोअर फाइनेंस कास्ट है उसके चलते पैट यहाँ पर 91% के आसपास जंप दिखाया है। 407 करोड़ का इनके यहाँ पे मुनाफे का नंबर आया है क्योंकि इसमें 58 करोड़ का एक अदर इनकम का काउंटर है। मार्जिन 45.6% के आसपास बढ़े हैं। वहीं एबिटा भी 17% के आसपास एक जंप दिखा हुआ नजर आया है। वहीं जीएमआर इंफ्रा के नतीजों की बात करें तो मिक्स्ड क्वार्टर रहा है ये कंपनी के लिए, जहां कंपनी को पावर बिजनेस से तो काफी सपोर्ट मिला है जिसकी कि रेवेन्यू में करीब 19% की बढ़त हुई है। लेकिन एयरपोर्ट कारोबार की बात करें तो वहां पर थोड़ा दबाव देखने को मिला है क्योंकि इस बार कंपनी का जो हैदराबाद एयरपोर्ट में जो यूजर डेवलपमेंट फी है उसको हटाने के कारण रेवेन्यू पे एक दबाव देखने को मिला है और यहाँ 7% की गिरावट कंपनी के एयरपोर्ट सेगमेंट में देखने को मिली है। कंपनी के ओवरऑल नतीजों की बात करें तो मिक्स्ड क्वार्टर ही रहा है। कंपनी ने पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार लॉस किया है क्योंकि कंपनी को इस बार पिछले साल के गेन के एक्सेप्शनल गेन के सामने इस बार कंपनी ने करीब 890 करोड़ का बाकी जो 270 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस भी पोस्ट किया है, जिसकी वजह से कंपनी में इस बार नुकसान देखने को मिला है। इसके अलावा आईआरबी इंफ्रा के नतीजों की बात करें तो उम्मीद के मुताबिक ही यहाँ पर नतीजे देखने को मिले हैं। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। यहाँ पर जो कंपनी की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट है, उसमें करीब 30% की बढ़त देखने को मिली है, जिसमें कि कंपनी के लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और एक्सपेंसेस में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी अच्छी इस बार कंपनी की हुई है। इसके अलावा मार्जिन में भी काफी अच्छी बढ़त। मुनाफे की बात करें तो 27% की यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। यहाँ आपको बता दें कंपनी का जो मौजूदा ऑर्डर बुक है वो करीब 1200-700 करोड़ का है। इसके अलावा बीएमएल और जस्टाइल के भी नतीजे आए। बीएमएल के लिए तिमाही काफी बेहतर रही है, जहां पर हमने देखा है मुनाफे में 170 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है। साथ ही साथ टोटल इनकम में भी काफी बढ़त देखी गई है और मार्जिन फ्रंट पर हमने देखा है मार्जिन डबल होते हुए दिखाई दिए हैं। साल दर साल 6% से बढ़कर ये मार्जिन 12.5% पर आए हैं, तो काफी बेहतर क्वार्टर बीएमएल के लिए। उसके सामने अगर जस्टाइल की बात करें तो यहाँ पर भी एक अच्छा क्वार्टर, मुनाफे में करीब 40% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। यह आंकड़ा करीब 47 करोड़ पर आया और इनकम में भी हमने देखा है थोड़ी इंप्रूवमेंट जरूर रही है, 156 करोड़ पर वो आंकड़ा आता हुआ। ऑयल इंडिया का काउंटर फोकस में रखेगा क्योंकि कंपनी ने मिले जुले नतीजे घोषित किए हैं, जहां पे आय का आंकड़ा और मार्जिन के फ्रंट पे कंपनी ने परफॉर्म जरूर किया है, लेकिन मुनाफे पे दबाव बन चुका है, जहां पर मुनाफे में लगभग 2.5% की गिरावट दर्ज हुई है। वहीं मार्जिन मजबूत है, 30.3% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 21.9% के मुकाबले और कंपनी की आय में जबरदस्त 40% का जंप भी दिखाई दे रहा है। और आखिर में मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स का शेयर रेडार पर रहेगा, जहां पर खबरें निकल कर आ रही हैं कि विजय माल्या की यूवी ग्रुप इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर विचार कर रही है। वो जुआरी के से फिर से वो स्टेक बायबैक करना चाह रहे हैं ताकि इनका भी स्टेक इक्वलाइज होता हुआ दिखाई दे। तो काफी इंटरेस्टिंग एक्शन उस स्टॉक में देखने को मिलेगा। याद रखिएगा पिछले सत्र में यहाँ पर करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली थी। तो ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज रहेगा एक्शन और इन सारे स्टॉक्स पर आपके लिए रणनीति तैयार करेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। लेकिन लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको बाजार का डायरेक्शन। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला की जुबानी बताएंगे कि क्यों उन्हें लगता है निफ्टी 7,900 8,000 तक गिर सकता है इस छोटे से ब्रेक के बाद। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला का मानना है कि बाजार अभी कंसोलिडेशन के दौर से गुजर रहा है
और निफ्टी 7900 तक भी फिसल सकता है। हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 के साथ खास बातचीत में झुनझुनवाला ने 2 जून की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी जताई है। So this point about 8,000, 7,900, you think this correction or whatever you want to call it will take the nature of a time-wise consolidation for 3 to 6 months? You think most of the price damage is done? I think it will. See, to predict the price damage, whether it is done or not, I don't know. Right? But I feel, see, there could be further price damage. I can tell you one thing, we know the top. I don't know the bottom. The bottom could be 5%, 7% below this. Right? And the future markets will also depend on what the markets are. I mean, as I would tell you 2 years ago, thumb the table, do Ina, Mina, Mina, Mo and buy. I don't think this is that kind of market. The risk-reward ratios are not so attractive according to me. And I reserve the right to be wrong. You would be surprised then if you saw the market going to 9,000, 9,100 immediately and take out that top. I would be surprised. And remember one thing, the stocks which are holding up the Nifty are the financials. They are more than 30% of the Nifty. And we have a money policy coming up on Tuesday. Market expectation, there will be an interest rate cut. Let's see what happens. And let's see how market reacts whether or not there is an interest rate cut. And if markets don't go up after interest rate cut, then surely that will be a sign of weakness. Your gut feeling is that 25 basis points is in the price. The market may sell on that news? See, my personal feeling is Mr. Rajan is unpredictable. I don't know what he will do. But market is expecting a rate cut. At least all the analysts are. बिल्कुल, तो बड़ा एक्शन ये देखने वाला होगा कि पॉलिसी के बाद बाजार किस तरह का रुझान दिखाता है, क्योंकि 1/4% की ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद जरूर कल बाजार को है। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ रहे हैं, मानस जायसवाल .com के मानस जायसवाल और साथ ही हेड ऑफ रिसर्च प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश गोरक्षकर भी। आप दोनों का ही स्वागत है CNBC आवाज पर। मानस, पहले चार्ट्स पर एक राय ली जाए, क्या लग रहा है चार्ट्स देखकर, क्योंकि हम काफी वोलेटाइल ट्रेड करते हुए दिखे हैं और शुक्रवार को फिर से एक अच्छी रिकवरी भी आती हुई दिखी है। क्या आज की कमजोरी में आप खरीदारी की राय देंगे निफ्टी में? गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, ये सही है कि फ्राइडे के सेशन में हमें एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला, बट मेरा अभी भी मानना ये है कि जब तक वीकली चार्ट पे नेकलाइन के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं होता है, जिसका वैल्यू अब 8510 के आसपास है, तब तक रिवर्सल नहीं दिखेगा चार्ट्स पे, तब तक ये शंका बनी रहेगी कि हाई लेवल पे सेलिंग प्रेशर बनेगा और ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसके टारगेट्स शायद आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। तो मेरी राय में तो बिल्कुल बिकवाली करनी चाहिए और जब तक 8510 के ऊपर निफ्टी क्लोज ना हो, लॉन्ग ना बनाए। जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो बिल्कुल शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस 8510 के ऊपर रखें। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में मैं ये उम्मीद करता हूं कि निफ्टी अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 8200 के आसपास है वो टेस्ट करेगा। तो अगर आज 20-25 पॉइंट नीचे निफ्टी ओपन होता है तभी भी एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी रहेगी, जहां पर आपके स्टॉप लॉस 8510 के ऊपर होंगे। ओके, तो यहाँ पर मानस थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट है मार्केट को लेकर। वो कह रहे हैं कि शायद एक शॉर्ट का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अविनाश, आपको क्या लग रहा है, क्या ये सही मौका नहीं होगा? जीडीपी के आंकड़े यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आरबीआई से काफी उम्मीदें हैं, वो जैसे राकेश झुनझुनवाला भी कह रहे थे, अगर आरबीआई में एक रेट कट दिखाता है और उसके बावजूद बाजार नहीं रिएक्ट करता है तो शायद हम एक वीकर ट्रेंड में हैं। क्या वैसी संभावना है या फिर आपको लग रहा है बायसनेस तेजी की तरफ ही होगा और आज अगर डिप मिले तो खरीदारी कर लेनी चाहिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली मार्केट्स मोमेंटम में क्लियरली दिख रहा है कि रेट कट डेफिनेटली हो सकता है। 25 बेसिस पॉइंट का कट तो डेफिनेटली मार्केट एक्सपेक्ट कर चुका है और अभी जो माहौल है, अगर हम इन्फ्लेशन का डेटा देखें और क्रूड के प्राइसेस देखें तो क्लियरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी काफी वीक है। तो आई थिंक क्लियरली अगर इंटरेस्ट कट आता है तो लॉजिकल रहेगा, क्योंकि आई थिंक इंडस्ट्री की जो हालत है, कैपेक्स साइकिल अभी भी वीक है। क्लियरली आज रेट्स साइक्लिकल्स और इंटरेस्ट रेट्स फोकस में रहेंगे, क्योंकि अभी अर्निंग सीजन बिल्कुल खत्म हो चुका है और आई थिंक क्लियरली आपको प्राइवेट बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, इन स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट्स कट का जो डिमांड है वो काफी रीजनेबल है और मेरे ख्याल से कल शायद मटेरियलाइज हो सकता है।
ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर बाजार पर 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद बरकरार। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए बाजार की इस वक्त की हेडलाइंस और साथ ही वो बड़े सवाल जिनके जवाब आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको जानना जरूरी है। इस ब्रेक के बाद और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस की चिंता में अमेरिकी बाजार ½% से ज्यादा फिसले। एशियाई बाजारों में चीन और हांगकांग की मजबूत शुरुआत, लेकिन एलसीएक्स निफ्टी तकरीबन ½% नीचे। अमेरिका में भंडार कम होने से कच्चे तेल के भाव बढ़े। ब्रेंट क्रूड $65 के पार, नाइमेक्स पर भाव $60 की ओर। ग्रोथ के मामले में भारत ने छोड़ा चीन को पीछे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के दम पर चौथी तिमाही जीडीपी ग्रोथ बढ़कर हुई 7.5%। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए जीडीपी आंकड़े। कंस्ट्रक्शन दिग्गज एल&टी ने चौथी तिमाही में नतीजों से किया निराश। मुनाफा 27% लुढ़का, लेकिन मजबूत ऑर्डर बुक से आगे के लिए संकेत काफी बेहतर। और फिर बढ़े एटीएफ के दाम। आईओसी ने घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ 7.5% किया महंगा। लेकिन कौन से हैं वो बड़े सवाल बाजार के लिए आज हफ्ते के पहले दिन, रादर महीने के पहले दिन, जिन पर होनी चाहिए हर एक इन्वेस्टर और ट्रेडर की नजर? चलते हैं हर्षदा के पास। हर्षदा बताइए। सबसे पहले नजर रहेगी बाजार पर ही और आरबीआई के कारण जो पॉलिसी कल आने वाली है, तो क्या एक तो ब्याज दरों में भारी भरकम गिरावट रहेगी। 25 बेसिस पॉइंट बाजार ने फैक्टर इन कर लिया, लेकिन 50 बेसिस पॉइंट की भी उम्मीद कुछ लोग कर रहे थे। तो आरबीआई की पॉलिसी के पहले क्या आज खरीदारी का एक तगड़ा मौका आपको मिल रहा है? यह है आज दिन का पहला सवाल। इसके अलावा 7.5% पर जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं, क्या ये पूरे संकेत है कि अब इकोनॉमी की जो रफ्तार है वो लौटती हुई दिखाई दे रही है? यहां से अच्छे दिन डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा नतीजों का एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। एल&टी के नतीजों ने निराश जरूर किया है, लेकिन यहां से आगे का जो गाइडेंस है वो कुछ बेहतर आता हुआ दिखाई दिया है। कैपेक्स में इंप्रूवमेंट के साइंस मिल रहे हैं। तो आज आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये हम जानेंगे हमारे जानकारों की ओर से। लेकिन फार्मा कंपनियां, यहां पर हमने देखा है निराशाजनक परफॉर्मेंस। सन फार्मा, सिप्ला हो, इप्का जैसे काउंटर्स, इवन सो ग्लेनमार्क फार्मा, यहां पर दबाव ही देखने को मिला है। तो आज इन खराब नतीजों पर इन स्टॉक्स में कितनी गिरावट आएगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और स्टॉक्स के साथ रहते हुए ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आएंगे और देखना यह होगा कि क्या इन बिक्री के आंकड़ों में अब रफ्तार आती हुई दिखाई देगी। कुछ सुधार आएगा तो इन स्टॉक्स में भी एक्शन लौटता हुआ दिखाई देगा। तो स्टॉक स्पेसिफिक्स काफी सारी चीजें हैं जिस पर आज बाजार की नजर है और वही सवाल है आज बड़े। बिल्कुल, इन सारे सवालों के जवाब लेंगे हम हमारे एक्सपर्ट से थोड़ी देर में। लेकिन बता दें आपको कि 4 जून को हम लेकर आ रहे हैं सीएनबीसी आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से इस ट्रैवल अवार्ड का आयोजन रायपुर में होगा और ये सीएनबीसी ट्रैवल अवार्ड का 9वां साल है और इसमें मुख्य अतिथि होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय टूरिज्म राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मंत्री दयाल दास बघेल खास मेहमान होंगे। ट्रैवल अवार्ड के जरिए सीएनबीसी आवाज टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी संस्थाओं, कंपनियों और व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित करता है। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं और आप फोकस करते हैं कुछ स्टॉक्स पर, लेकिन उससे पहले एक वायदा कारोबार की रणनीति भी ले ली जाए, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के दीपेश मेहता जो वायदा कारोबार के एक्सपर्ट हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। दीपेश, आगे बढ़े उससे पहले एक राय निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपसे लेना चाहता हूं। अगर आज कमजोर शुरुआत होती दिखे एसजीएक्स निफ्टी की तर्ज पर, तो क्या ट्रेड लेंगे दोनों जगह आप? अनिल जी, जिस हिसाब से रोल ओवर्स हुए और जिस हिसाब से ओपन इंटरेस्ट ये मूवमेंट पे खड़ा है, तो अगर आप क्लियरली देखें तो पोजीशंस ज्यादा है नहीं मार्केट के अंदर। मे बी लॉट ऑफ बहुत सारे न्यूज इवेंट्स लाइंड अप है, तो एक मे बी एक अवेटमेंट है वो सब के आउटकम का। तो एक अंटिल अनलेस एक 8200 और 8500 का जो एक बैंड है जो कि अगली प्रीवियस एक्सपायरी का भी था, एक साइकोलॉजिकल बैंड है, मुझे लगता है अंटिल अनलेस दैट इज नॉट ब्रोकन
तो एक कंफर्टेबल तेजी नहीं करनी चाहिए जब तक 8500 ब्रेक नहीं होता है। बट अगर आप इंडिया विक्स देखें तो इंडिया विक्स एक कंफर्टेबल 16-17 के लेवल्स पे आते हुए नजर आ रहा है और मे बी हल्का सा यहाँ से और नीचे गिरता हुआ नजर आए। तो आप नीचे डाउन साइड भी एक अराउंड कैप है 8200 के लिए, अगर ये एक्सपायरी मान के चले तो अंटिल अनलेस एक 8500 के ऊपर की क्लोजिंग आएगी तो एक 8800 का एक रूम क्लियरली अनफोल्ड हो जाएगा। सो एक अवेटमेंट है एक पॉजिटिव ट्रिगर का। एक पॉजिटिव ट्रिगर अगर मार्केट 8500 के ऊपर ले चला जाता है तो अराउंड 8800 के टारगेट्स क्लियरली ओपन हो जाते हैं। नीचे में 82-8300 एक स्ट्रांग बाइंग जोन है वापस एक एक्सपायरी के लिए, तो एक वो लेवल एक स्ट्रांगली एक बाइंग करने की दिमाग में रख के बाय कर सकते हैं मार्केट के अंदर। When it comes to बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी तो एक बहुत ही स्ट्रांग न्यूज के लिए अवेट कर रहा है आरबीआई पॉलिसी के लिए, तो उसके पहले तो मे बी थोड़ा चौपी रहेगा। बट अगर सस्टेन कर जाता है 18,500 जो कि एक बहुत क्रूशियल लेवल था लास्ट एक्सपायरी का भी, तो सिंस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और उसके अगर ऊपर ही रह गया पोस्ट द इवेंट ऑल्सो, सो आई थिंक 19,400 के टारगेट्स अनफोल्ड क्लियरली कर सकता है बैंक निफ्टी भी। ओके, लेवल्स इंपॉर्टेंट है आज वायदे बाजार की ट्रेड के लिहाज से, लेकिन नतीजे काफी ज्यादा आए हैं फ्राइडे के सत्र के दिन और बाजार बंद होने के बाद, और साथ ही साथ ओवर द वीकेंड भी। सबसे पहले रेड नॉट पर एलएनटी का शेयर जहां पर हमने देखा मुनाफा जो है वो करीब 2070 करोड़ के आसपास आया। सेल्स में 3.5% की बढ़त देखने को मिली है, मार्जिन्स पर दबाव आया है, लेकिन जो कंपनी की कमेंट्री थी आने वाले क्वार्टर्स के लिए उसमें कुछ सुधार के संकेत डेफिनेटली बनते हुए दिखाई दिए हैं। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट स्पेशली रोड में उनका मानना है कि जिस तरह का सरकार ने रोड मैप तय किया है और जो टेंडर्स निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर अच्छी ग्रोथ रहेगी। एलएनटी पर इन लेवल्स पर क्या रणनीति होगी, आज क्या ट्रेड बनेगा? क्या आपको लग रहा है अगर नंबर्स पर थोड़ा सा नर्म खुलता है काउंटर, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा इसे लेने का? आई थिंक डेफिनेटली Q4 के नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे। आई थिंक 4% के टॉप लाइन ग्रोथ पे हमने 27% का प्रॉफिट ड्रॉप देखा और क्लियरली जो पॉजिटिव सरप्राइज था वो ऑर्डर इनटेक था, करीबन 22-23% ऑर्डर इनटेक बढ़ा है। क्लियरली आगे का जो कमेंट्री है FY16 के लिए भी कंपनी ने कहा है कि 15-16% ऑर्डर बुक बढ़ेगी, मार्जिन पे भी 100 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट आएगी। तो भले ही फोर्थ क्वार्टर नंबर्स डिसअपॉइंटिंग रहे और एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक रहा, मैं समझता हूं कि अगर थोड़ा स्टॉक गिरता भी है तो एक अच्छा मौका रहेगा हर्षदा टू एक्यूमुलेट इट फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म सिनेरियो, क्योंकि क्लियरली जिस प्रकार का ऑर्डर बुक बिल्डअप हो रहा है कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, जो ग्रोथ नंबर सेकंड हाफ ऑफ FY16 में आएंगे, मुझे लग रहा है एलएनटी डेफिनेटली शुड बेनिफिट। बट इन द शॉर्ट टर्म हो सकता है कि स्टॉक में थोड़ी कमजोरी देखने को मिले। मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये एक सही टाइम रहेगा जब इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर एलएनटी के स्टॉक पर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन करें। मानस चार्ट्स पर क्या लेवल्स अहम है, किन लेवल्स के आसपास अगर नीचे खुले आज तो स्टॉक में स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जहां आप खरीदारी का मौका देखते हैं? देखिए एलएनटी में तो 1500-1550 बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, चाहे वो ट्रेडिंग के लिहाज से हो या इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। तो कभी भी इस लेवल्स के आसपास एलएनटी आता है तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। और इवन अगर इन्वेस्टमेंट की बात करिए और अगर 8 to 10 मंथ्स की बात करिए तो यहाँ पर भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली रिवॉर्ड के फेवर में है। और मैं समझता हूँ कि 8 to 10 मंथ्स का अगर टाइम फ्रेम रखा जाए तो 1950 और 2000 के स्तर जरूर देखने को मिलेंगे एलएनटी में। तो बिल्कुल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेडिंग के लिहाज से मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार राइट ये है मोटे मूविंग एवरेज जो कि 1600-1590 के आसपास है, वहां पर स्टॉक है, तब फिर से एक हम ट्रेड ले सकते हैं। बट इन्वेस्टमेंट के नजरिए से डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी बनती है एलएनटी में। एलएनटी में चाहे वो टेक्निकल ग्राउंड्स पर हो या फिर फंडामेंटल ग्राउंड्स पर एक अच्छा मौका है खरीदारी करने का। लेकिन फार्मा कंपनियां यहाँ पर आप देखिए, सन फार्मा, सिप्ला, इफ्का, ग्लेनमार्क, सबके नंबर्स निराशाजनक रहे हैं। सन में स्पेशली सबसे ज्यादा निराशा हाथ लगती हुई दिखाई दी है और साथ ही हमने देखा यहाँ पर ग्लेनमार्क का भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं। सिप्ला अगर आप देखें मुनाफा जो है वो करीब 200 फ्लैट रहा है, इसमें ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। इन सब काउंटर्स में पहले अविनाश में आपकी राय लेना चाहूंगी। अब फंडामेंटल बेसिस पर कंसिडरिंग सभी के नतीजे खराब रहे हैं, आपका क्या कॉल रहेगा, कौन सा शेयर आप चुनना चाहेंगे? आई थिंक हर्षदा आपने सन फार्मा की बात की। सन फार्मा में इबिटा मार्जिन 44% से 15% हो गया। ये ज्यादातर वन टाइम इफेक्ट से हुआ है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने बाद में क्लियरली स्पष्ट किया है कि इसमें काफी वन ऑफ्स थे जो मर्जर और एनबैक्स के साथ हुए। तो मेरे ख्याल से ये जो वन ऑफ है वो शायद आने वाले क्वार्टर्स में नहीं आएंगे। तो मैं समझता हूं कि कोई भी गिरावट अगर सन फार्मा में आपको देखने को मिलेगी आज तो क्लियरली एक टेम्पररी फॉल होगा। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंसोलिडेशन के बाद काफी अच्छे रहेंगे। तो सन फार्मा डेफिनेटली पहली
चॉइस रहेगी। और दूसरा क्लियरली सिप्ला का जो नंबर आया है, मेरे ख्याल से भले ही मार्केट्स को उन्होंने प्लीज नहीं किया है, बट उन्होंने आगे की जो कमेंट्री बोली है, मेरे ख्याल से 17-18% की टॉप लाइन ग्रोथ, मार्जिन में भी एक 50 से 100 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट बोली है। क्लियरली इप्का लेबोरेटरीज को अवॉइड करें, क्योंकि इप्का के नंबर्स लगातार 2 क्वार्टर से काफी खराब आ रहे हैं और 60% का जो फॉल है वो शायद आज आपको एक अच्छा डीप कट स्टॉक प्राइस में देखने को मिले। तो आई वुड से दैट अगर नीचे में अगर सन फार्मा या टिपिकली आपको इप्का आपके पास है तो इप्का अवॉइड करें, लेकिन सन फार्मा डेफिनेटली एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ओके, सन फार्मा एक्यूमुलेट करें। लेकिन दीपेश, सन फार्मा और सिप्ला वायदा कारोबार में, क्योंकि सिप्ला पे मैं इंटरेस्टिंग देख रहा था, अपग्रेड एक्सिस कैपिटल की तरफ से डाउनग्रेड आया है, होल्ड की राय दी है, बार्कलेज ने कट किया है टारगेट 655, एमके ने डाउनग्रेड किया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने डाउनग्रेड किया है, आईडीएफसी ने टारगेट कट किया है, कोटक और मोतीलाल ओसवाल जो आपकी फर्म है उन्होंने भी ईपीएस टारगेट 7% से कट किया है। यानी कि जितनी रिपोर्ट्स सिप्ला पर मैं देख रहा हूँ सारी डाउनग्रेड्स की है। वैसा ही हाल काफी हद तक सन का भी है। वायदा कारोबार में ये दोनों स्टॉक कैसे ट्रेड करेंगे आप, कितनी कमजोरी हो सकती है और क्या शॉर्ट करने का मौका है? सी अनिल जी, अगर आप ओपन इंटरेस्ट पोजीशन देखें तो काफी अंदर लॉन्ग्स बने फ्राइडे के सेशन के अंदर, तो अगर थोड़ा भी सेंटीमेंट खराब होता है तो एटलीस्ट वो लॉन्ग्स तो कटने तो जरूर आएंगे मार्केट के अंदर। नीचे में अगर ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन के साइड पे देखूं तो 960 एक हर्डल था जो मे भी आज गैप डाउन ओपनिंग में ही ब्रेक हो सकता है सन फार्मा का। तो पोस्ट एक सपोर्ट जो दिख रहा है इन ऑप्शन फ्रंट डायरेक्टली 920, वो एक ट्रेडिंग के लिहाज से एक लेवल मान के चल सकते हैं बाइंग करने का अगर करनी है किसी को तो। बट ऊपर में अगर आप 1000 का जो कॉल का बिल्डअप देखें तो बहुत ही हाई सिग्निफिकेंस रखता है। तो अंटिल अनलेस एक वो क्लियर नहीं करता है तो एक कंफर्टेबल तेजी नहीं मान के चल सकते ये काउंटर के अंदर। फिर एज अ होल फार्मा अगर आप मुझे पूछे तो पूरा एज अ सेक्टर एक एग्जॉशन में दिख रहा है और एक सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी मान के चलना चाहिए एक पूरे फार्मा सेक्टर के अंदर। चलिए, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी लेना बेहतर समझ रहे हैं दीपेश। तो यहाँ पर दबाव का सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। उन खराब नंबर्स पर ये काउंटर्स रिएक्ट करेंगे जरूर। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ढेर सारे दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर नंबर्स पर रिएक्शन रहेगा, खबरों पर रिएक्शन होगा, उस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। अब देखें मार्केट काउंटडाउन सीएनबीसी आवाज पर, और हमारे साथ है मानस जायसवाल, अविनाश कुरक्षकर और दीपेश मेहता। और हम कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर ज्यादा रहेगा। फार्मा कंपनियों में बिकवाली का दबाव आ सकता है, एलएनटी में एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन दूसरे ट्रेडर फ्रेंडली काउंटर्स जिनमें ऑफ लेट हमने देखा काफी ज्यादा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, उसमें एडीएजी कंपनियां आर्ट कैप के नतीजे आए। मुनाफा हमने देखा 53% बढ़ा है, 407 करोड़ पर आया। और साथ ही साथ रिलायंस कम्युनिकेशन के नंबर्स इतने कुछ उत्साहजनक नहीं थे। टेक्निकली मानस स्थिति क्या दिख रही है, क्योंकि ऑफ लेट हमने देखा है फिर से इंटरेस्ट ट्रेडर्स का लौटा है एडीएजी काउंटर्स में। देखिए, रिलायंस कैपिटल की जहां तक बात है, मैं नहीं समझता जब तक स्टॉक अपना 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 415 के आसपास है उसके ऊपर जाके क्लोज ना हो तब तक रिवर्सल की उम्मीद ना करें, क्योंकि क्लियरली लोअर टॉप्स लोअर बॉटम बन रहे हैं और ऐसे चार्ट्स पे तो कभी भी बाउंस बैक पे बिकवाली करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर एक पॉजिटिव ओपनिंग होती है जहां स्टॉक 410, 415 की रेंज में आए तो वहां पर तो बिल्कुल शॉर्ट बनाने चाहिए, और स्टॉक जब तक 415, 420 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक लॉन्ग तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। उसकी जगह अगर हम आरकॉम देखें तो उससे बेहतर चार्ट दिखते हैं, क्योंकि आरकॉम ने एक बेस बनाया है। अगर आप पिछले ट्रेडिंग सेशंस देखिए तो एक बेस बन गया है 60 रुपीज के आसपास, वो लेवल्स काफी टाइम से ब्रीच नहीं है, उसके नीचे स्टॉक नहीं गया और वहां पर पिछले करीब 1 से 1.5 महीने में वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव संकेत है। बट फिर भी मैं समझता हूं कि आरकॉम में भी कंफर्मेशन पे ही बाई लेना चाहिए जब स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज जो कि 72.50 के आसपास है उसके ऊपर क्लोज हो, तो वहां पर एक लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए जिसके टारगेट्स कहीं ना कहीं 90 रुपए के आसपास होंगे। तो अगर इन दोनों में से एक स्टॉक पिक करना हो तो वो आरकॉम रहेगा, बट फिर भी 72.50 जब कंफर्मेशन आएगा ट्रेंड रिवर्सल का तभी बाई करें। ओके, 72.5 के ऊपर जाने के बाद खरीदारी का मौका आरकॉम में बनेगा। देखना होगा नतीजों पर किस तरह का रिएक्शन आज आता हुआ नजर आता है इन दोनों ही शेयरों में। लेकिन बाजार का रिएक्शन कैसा रहता है इस पर भी होगी नजर, क्योंकि लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन। एसएक्स 50 दिखा रहा 30 अंक नीचे और उसकी बड़ी वजह है कि सन फार्मा सिप्ला के कमजोर नतीजे बाजार पर दबाव बनाएंगे। बाकी एशियाई बाजार में शुरुआत थोड़ी सी अब बेहतर होती हुई दिख रही है, शुरुआती कमजोरी के बाद अब सिचुएशन बेहतर होती हुई दिख रही है। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए प्री ओपनिंग सेशन, रुपए की शुरुआत और साथ ही पहला सौदा इस छोटे से ब्रेक के बाद।